तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक बिल्कुल अलग और हल्के माहौल से होती है, जहां गरिमा स्कूल के खुले मैदान में बच्चों के साथ खेल में मग्न नजर आती है। उसकी हंसी और मासूमियत पूरे मैदान को रोशन कर देती है। तभी उसकी टीचर उसके पास आती हैं और प्यार से पूछती हैं कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। गरिमा अपनी तोतली आवाज में बड़ी सादगी से जवाब देती है कि उसकी मम्मा बाहर फोन पर किसी से बात कर रही हैं। कैमरा कट होकर परी पर जाता है, जो स्कूल के बाहर खड़ी घबराए हुए अंदाज में फोन पर रणविजय से बात कर रही होती है। परी बार बार सफाई देती है कि वह गरिमा को बिना वजह नहीं लाई है, बल्कि उसकी आज फन विद रस क्लास है, इसलिए स्कूल आना जरूरी था। लेकिन रणविजय, जिसके पास कोर्ट की कस्टडी है, उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। गुस्से में वह परी को धमकी देता है कि अगर उसने आगे से उसकी इजाजत के बिना गरिमा को कहीं भी ले जाने की कोशिश की तो वह उसे जेल भिजवा देगा। रणविजय हुक्म देता है कि परी तुरंत गरिमा को लेकर घर लौट आए। डर और बेबसी में परी हामी भर देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। इधर मैदान में गरिमा दौड़ते दौड़ते अचानक लड़खड़ा जाती है। उसके जूतों के फीते खुले होते हैं और वह गिरने ही वाली होती है कि तभी वहीं मौजूद अजय फुर्ती से आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। गरिमा डर के बजाय मुस्कुरा देती है और अपनी तोतली जुबान में शिकायत करती है कि उसके लेस बार बार खुल जाते हैं। अजय को यह मासूमियत बहुत भा जाती है। वह गरिमा को साइड में बैठाकर बड़े प्यार से उसे एक खास ट्रिक सिखाने की बात करता है। वह एक मजेदार सी कविता गुनगुनाते हुए गरिमा के जूतों के फीते इस तरह बांधता है कि वे दोबारा न खुलें। गरिमा खुशी से उछल पड़ती है और अजय को हाई फाइव देती है। तभी वह अपनी मम्मा को आवाज देती है और अजय की तारीफ करने लगती है। परी गरिमा को गोद में उठाकर अजय की ओर मुड़ती है। अजय अब तक नहीं जानता होता कि यह बच्ची परी की बेटी है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर गरिमा की मम्मा से बात करने लगता है, सामने परी को देखकर अचानक ठिठक जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही खामोश हो जाते हैं। बीते हुए सालों का सन्नाटा उनके बीच खड़ा हो जाता है। इसी बीच एक छोटा सा बच्चा सनी दौड़ता हुआ आता है और अजय को पापा कहकर बुलाता है। परी और भी ज्यादा चौंक जाती है। तभी टीचर अनाउंस करती हैं कि अब पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक गेम खेलेंगे और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। खेल के दौरान अजय अनजाने में परी का हाथ थाम लेता है। जैसे ही उनके हाथ मिलते हैं, अजय के ज़हन में पुरानी यादों का तूफान उठ खड़ा होता है। उसे अपनी और परी की शादी का मंडप, 7 फेरे, वरमाला और सिंदूर का वो पल सब कुछ याद आने लगता है। गोल गोल घूमते हुए खेल उनके लिए किसी सजा से कम नहीं लगता, क्योंकि हर चक्कर के साथ उन्हें अपने रिश्ते का दर्दनाक अलगाव भी याद आता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। खेल खत्म होते ही अजय बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। परी उसे रोकती है और थैंक यू कहती है। अजय समझता है कि यह शुक्रिया जूतों के फीते बांधने के लिए है, लेकिन परी की आवाज भर्रा जाती है। वह कहती है कि यह धन्यवाद उससे कहीं बड़ी वजह के लिए है। भारी मन से परी अजय से माफी मांगती है और मानती है कि उसने अतीत में उसके साथ बहुत गलत किया। अजय बहुत सुलझे हुए अंदाज में जवाब देता है कि वह उन कड़वी यादों को पीछे छोड़ चुका है और जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, क्योंकि बीती बातों को पकड़कर रखने से इंसान आज में जी ही नहीं पाता। बातों बातों में परी अजय के बेटे सनी की तारीफ करती है और अजय गरिमा की मासूमियत की। परी पूछ बैठती है कि अजय की पत्नी साथ क्यों नहीं आई। इस पर अजय एक दर्दनाक सच बताता है कि सनी जब कुछ महीनों का ही था, तभी उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। यह सुनकर परी को बेहद अफसोस होता है और वह माफी मांगती है। अजय उदास मुस्कान के साथ कहता है कि शायद शादी के मामले में उसकी किस्मत ही खराब है। तभी गरिमा और सनी दौड़कर आते हैं और एक साथ खेलने और मिलने की जिद करते हैं। परी बच्चों को समझाती है कि आज देर हो गई है, लेकिन वे फिर मिलेंगे। मासूम गरिमा सवाल करती है कि मम्मा, आपके पास तो इनका नंबर ही नहीं है, फिर मिलेंगे कैसे?
सनी भी अपने पापा से यही पूछता है। अजय धीरे से कहता है कि उसके पास नंबर है। बच्चों के सवाल बढ़ते देख परी तुरंत बात संभाल लेती है और झूठ बोल देती है कि प्ले ग्रुप में सभी पेरेंट्स के नंबर एक दूसरे के पास होते हैं। अजय भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और सभी एक दूसरे को बाय कहकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले सीन में वृंदा कमरे में सोने आती है और देखती है कि अंगद गहरी चिंता में डूबा हुआ है। पूछने पर अंगद भड़क उठता है और ऋतिक के घर आने पर नाराजगी जाहिर करता है। उसका मानना होता है कि ऋतिक सिर्फ ड्रामा करने और अपने फायदे के लिए आया है। वृंदा ऋतिक का बचाव करती है, लेकिन अंगद समझाता है कि ऋतिक मां को मैनिपुलेट कर रहा है। बहस बढ़ती है और अंगद साफ कह देता है कि ऋतिक उसका सगा भाई है, इसलिए वह उसकी सच्चाई जानता है। अंत में अंगद चेतावनी देता है कि वह नहीं चाहता कि पारिवारिक मामलों की वजह से उसके और वृंदा के रिश्ते में दरार आए। इसके बाद शांतिनिकेतन में फैक्ट्री की नीलामी को लेकर तनाव का माहौल बन जाता है। मिताली को फैक्ट्री से ज्यादा अपनी किटी पार्टी और समाज में इज्जत की चिंता होती है, जिस पर ऋतिक भड़क जाता है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है, जिसे नोएना रोकती है। इस तनाव के बीच मिहिर फोन में व्यस्त रहता है और कहता है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। शोभा उसे याद दिलाती है कि कोशिश करना जरूरी है। तभी रणविजय एंट्री करता है और घमंड से ऐलान करता है कि फैक्ट्री वही बचाएगा। रणविजय आगे बढ़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने ऐलान करता है कि भले ही उसका रिश्ता परी से टूट चुका हो, लेकिन वीरानी इंडस्ट्री से उसका नाता आज भी उतना ही मजबूत है। उसकी आवाज में घमंड साफ झलकता है जब वह कहता है कि कल होने वाली नीलामी में वही जीत हासिल करेगा। उसकी यह बात सुनकर ऋतिक उसे कानून की याद दिलाता है और कहता है कि वह खुद कंपनी का शेयर होल्डर है, इसलिए कानूनी तौर पर वह बोली में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन रणविजय को मानो किसी नियम कानून से फर्क ही नहीं पड़ता। वह ऋतिक को ताना मारते हुए उसे लूजर कह देता है और दावा करता है कि उसने पूरा होमवर्क किया है, ऋतिक की तरह अधूरा नहीं। वह पूरी गारंटी के साथ कहता है कि किसी न किसी रास्ते से वह कल की बोली में शामिल होगा और जीत कर ही दिखाएगा। इसके लिए वह वही पैसा इस्तेमाल करेगा जो उसे मिहिर से एलिमनी के तौर पर मिला था। इतना कहकर रणविजय जाने ही वाला होता है कि मिहिर उसे रोक लेता है। मिहिर ठंडे लेकिन असरदार अंदाज में उसे उसकी औकात याद दिलाता है। वह कहता है कि चेला चाहे कितना भी आगे निकल जाए, गुरु तो गुरु ही रहता है। मिहिर मानता है कि रणविजय के बैंक अकाउंट में पैसा भरपूर है, लेकिन असली दौलत आज भी उसी के पास है। यह कहते हुए वह अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और रणविजय को खुली चुनौती दे देता है। मिहिर कहता है कि रणविजय का सारा पैसा एक तरफ और उसका यह एक सिक्का दूसरी तरफ। वह कसम खाकर कहता है कि रणविजय चाहे जो कर ले, कल की नीलामी में वह उसे जीतने नहीं देगा। रणविजय हंसते हुए सवाल करता है कि क्या सच में मिहिर को लगता है कि वह इस छोटे से सिक्के से उसे और उसके पैसों को हरा देगा। मिहिर बेहद शांत स्वर में जवाब देता है कि सारा खेल तो इसी सिक्के का होता है। जैसे ही सिक्का हवा में उछलता है, बाजी पलट जाती है। हेड्स की जगह टेल्स आ जाए तो पूरा गेम उल्टा हो जाता है। मिहिर उसे चेतावनी देता है कि कल फैक्ट्री उसके हाथ में नहीं होगी, बल्कि उसके हाथ में सिर्फ यही सिक्का होगा जो हार की निशानी के तौर पर वह उसे देगा। रणविजय इसे मजाक समझकर हंसता है, लेकिन मिहिर भरोसे के साथ कहता है कि कल असली मजाक उसी का बनेगा, इतना भद्दा कि वह खुद भी उस पर हंस नहीं पाएगा। रणविजय फिर भी चुनौती देता हुआ वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही गायत्री और शोभा अपनी चिंता जाहिर करती हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि रणविजय के पास बेहिसाब पैसा है और वह इतनी साफ चुनौती देकर गया है तो जरूर उसके पास कोई बड़ा प्लान होगा। वे मिहिर से पूछती हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत के सामने वह इतना रिलैक्स्ड कैसे रह सकता है। मिहिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्योंकि उसे गणपति बप्पा पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आज तक हर बड़ी मुसीबत से उन्हें बाहर निकाला है और इस बार भी वही चमत्कार होगा। मिहिर के चेहरे पर जो सुकून होता है
उसे देखकर नोना चिढ़ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जब सब कुछ लुटने की कगार पर हो तब कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। दूसरी तरफ देव और पार्थ कार से कहीं जा रहे होते हैं। देव अपने फोन पर सलोनी के साथ वीडियो कॉल में व्यस्त रहता है और एक आदर्श रोमांटिक मंगेतर बनने का पूरा नाटक करता है। वह सलोनी से बड़े प्यार से कहता है कि तुम बस उन जगहों की एक लिस्ट बना लो जहां जहां तुम्हें घूमना है, मैं वादा करता हूं कि हम साथ में पूरा शहर घूमेंगे। सलोनी थोड़ी झिझकते हुए पूछती है कि अगर वह पूरा दिन उसके साथ रहेगा तो क्या उसके काम का नुकसान नहीं होगा। देव तुरंत एक फिल्मी डायलॉग मारता है और कहता है कि नुकसान तो होगा क्योंकि काम उसके लिए पूजा है, लेकिन सलोनी भी उसके लिए उतनी ही खास है। अगर वह उसे घुमाने नहीं ले गया तो यह सही नहीं होगा। देव की चिकनी चुपड़ी बातों में सलोनी आ जाती है और उसे एक बहुत अच्छा इंसान समझकर खुश हो जाती है। फोन कटते ही देव का असली चेहरा सामने आ जाता है। वह पार्थ की ओर मुड़कर कहता है कि सलोनी थोड़ी पकाऊ है, लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस चिढ़ाव देखना है। वह कहता है कि एक बार सलोनी उसकी लाइफ में आ गई तो डायमंड्स की बारिश हो जाएगी। पार्थ उसे टोकता है और शर्म करने को कहता है कि अपनी होने वाली बीवी के पीछे ऐसी बातें कौन करता है। देव हंसते हुए जवाब देता है कि शादी के बाद तो वह मुंह पर भी बोल देगा। पार्थ पूछता है कि अगर सलोनी मुंबई आ रही है तो क्या उसे पता है कि वह कहाँ रुकेगी। देव लापरवाही से कह देता है कि उसे क्या पता, लेकिन हो सकता है वह शांतिनिकेतन में ही रुक जाए। यह सुनते ही पार्थ गाड़ी रोक देता है और देव पर भड़क उठता है। वह उसे याद दिलाता है कि अगर सलोनी शांतिनिकेतन आ गई तो उसे पता चल जाएगा कि बा और दादू अब साथ नहीं रहते, और अगर यह बात बाप जी तक पहुंची तो देव की शादी टूट जाएगी। देव के पसीने छूट जाते हैं। वह घबराकर पूछता है कि अब क्या करें। पार्थ उसे शांत करता है और कहता है कि पहले फैक्ट्री की नीलामी का काम निपटाते हैं, फिर घर जाकर बात करेंगे। देव काम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन पार्थ उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। इधर नीलामी शुरू होने ही वाली होती है कि रणविजय अचानक कार्रवाई रुकवा देता है। वह कहता है कि अभी एक बीडर का आना बाकी है। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी सूट बूट में रणविजय के पिता अंदर आते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं। फ्लैशबैक में रणविजय की असली योजना सामने आती है। वह अपने पिता को समझाता है कि भले ही उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 25% रकम देनी होती है। बाकी बैंक से किश्तों में चुकाई जा सकती है। क्योंकि रणविजय खुद शेयर होल्डर है, इसलिए वह अपने पिता को मोहरा बनाता है। वापस वर्तमान में नीलामी शुरू होती है। बोली बढ़ते बढ़ते रणविजय के पिता 200 करोड़ की बोली लगा देते हैं। कोई और बोली नहीं लगाता। होस्ट गिनती शुरू करता है, तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाइए। सब पलटकर देखते हैं और दरवाजे पर तुलसी वीरानी खड़ी होती हैं। उनके साथ अजय और वैष्णवी भी होते हैं। तुलसी का वकील आगे आकर ऐलान करता है कि नीलामी नहीं हो सकती क्योंकि बैंक का सारा कर्ज चुका दिया गया है। जब पूछा जाता है कि किसने चुकाया तो अजय गर्व से तुलसी की ओर इशारा करता है। यह सुनते ही रणविजय और नोएना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इसी धमाकेदार मोड़ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।